नमस्ते और आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे अतीत क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आज इस चैप्टर को देखेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैं हर सब्जेक्ट का क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रही हूँ। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी नहीं, क्योंकि सभी मैं रिकॉर्डिंग करके ही फ़ायदा ही क्या है, कुछ भी खाली वहाँ पे बच्चों जैसे क्लास 6 का देखेंगे, साइंस में देखेंगे, हर जगह खाली वो बच्चों का ही काम दिए, उसने आज क्या खाया ये लिखो, वो कहाँ से आया ये लिखो। तो ये सब कोई पढ़ाने का तरीका नहीं होता है, एक गलत लगता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है मेरे ओर से और पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के तौर पे अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी चैप्टर को मैं उठा रही हूँ। तो क्लास 6 से 12 मान लीजिए कि मैं पढ़ाने वाली हूँ, प्लस नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसका नोट्स भी आ जाता है। सो रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यहाँ पे ये जो है इनके बारे में बात नहीं करते, पहले रीड कर लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है। अगर 1 और 2 पे नज़र अगर देते हैं तो अरब भूगोल वेता अलग इंद्रिसी ने जो बनाया था, ठीक है। अगर 1 और 2 पे देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ तो 1 ही था, 1 और 2 पर नज़र डालिए। अच्छा, ये 1 हो गया और ये 2, ठीक है। इसके बारे में नज़र डालिए। यहाँ जो नक्शा दिया है वो उसके द्वारा बनाए गए नए के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 फ्रांसीसी मानचित्र ने 1720 में बनवाया था। दोनों नक्शा जो था एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इंद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी देखिए, ठीक है, ये वाला में दिए गए हैं और उनमें से कुछ पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कनौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। कालावधि उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हम ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों और बर्फ वाले देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण और एक और बात यह है कि दूसरे युग मानचित्र अंकलन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखकों का अध्ययन करते थे तो उनके लिए उन रचनाओं के संदर्भों का, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता था। नई और पुरानी शब्दावली को अगर देखते हैं, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत ही बदलती है। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फरासी आधुनिक फरासी भाषा में भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई है, समय के साथ शब्दों में भी अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसी आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो आश्रय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच तीर्थ इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द का अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी पड़ गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्दों में वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ में जुड़े थे, हम आज जोड़ते हैं।
किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों को कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज एक अर्थ ऐसा व्यक्ति को भारतीय न हो। मध्ययुग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनाज व्यक्ति जो उस समाज संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ठीक है, मतलब विदेशी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे वो आता था ना तो उसका कोई घर रहता था ना कुछ रहता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेश होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने के एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और अनेक स्रोतों के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कि इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हमें मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही थी। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें हैं कि काफ़ी भिन्न भी है। इस युग के पारंपरिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप में पढ़ी गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोक धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों में दस्तावेज, हिस्सा तथा करों के खाते आदि लिखने का इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित। उसके बाद है आगे क्या है, अभिलेखकारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों का तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक, मतलब जेरेक्स का बात कर रहा है, इसलिए लिपिक या नकल न बीज हाथ से ही पांडुलिपियां प्राकृत बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र को गृह कार्य की नकल तैयारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता है कि लिखा क्या गया है। फलस्वरूप आपको लिखे में मित्र के लिखित हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ ही जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। पांडुलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते थे। यही कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदियों प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बन रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ का भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ में विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय पर अपने मूल वृत्तांत के संशोधन करते थे। 14वीं वर्षीय शताब्दी में
इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और एक दूसरी 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। फिर आते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ये क्या बोल रहा है, जल्दी देखते हैं। सन 700 और 1750 के बीच हजारों वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखना है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर कई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई का रहट हो गया, कताई और रखे, युद्ध के आग्नेय शास्त्र का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इसमें पढ़े जाएंगे, ठीक है। देन देखते हैं इस युग में लोग की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झंडे के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि ये सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं से सेवारत थे। कवि और चरण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठ, सिख, जाट, ओहम और कार्यस्थ आदि समूह ने भी उठाया था। इससे पूरा काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ने लगा। पर्यायवास से परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों को ये नए समूह क्षत्रिय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती के खाली समय के दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समय अंतर बढ़ने लगे और लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के
सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने समुदाय सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसके कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों और अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर ये किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना के आगे पलायन करते जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के दौरान दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझते थे कि कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अनेक भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराव चलाई रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये अभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 या 4 की तालिका एक तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। आगे देखते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षत्रिय राज्य और फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों में प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों का विरासत में मिली थी। इन तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ समान है। ऐसी परंपराओं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ से मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहती थी, मगर सौमन्य की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। अब पुराने और नए धर्म देखते हैं। इतिहासकार ने जिन हजारों वर्ष की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। वैदिक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन के संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया।
आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सरता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। आगे चलते हैं। इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेम इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी कि जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमान में अपनी शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खालिफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इन धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की भी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। इतिहासकार समय और केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचार और विश्वासों में कितना स्वायत्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषताएं रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ असमान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कहीं भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकारों ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विविधताएं तय करते हैं। पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में
और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं सदियाँ 11वीं सदियाँ से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उस दौरान कई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। हम 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यह सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज हमें आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें कि ये क्या कुछ बदला है या वैसा ही है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्लास 7 NCERT चैप्टर 2 पे। थैंक यू सो मच और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय बाय और टेक केयर। आप सभी को नमस्ते और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 NCERT चैप्टर नंबर 2 जो कि है नए राज्य और उनके राज्य। और मैं बता दूं कि मैं प्रीवियस वीडियो वगैरह में जैसे कि क्लास 6 से NCERT अभी तक पढ़ाते आई हूँ, तो बहुत सारा इधर उधर चीज़ें को मैं समझा के बोलती हूँ, बट उसमें कुछ समझाने वाला चीज़ें रहती ही नहीं है। बस रीडिंग करना है, आपको समझ आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इधर उधर का चीज़ें अब बोलना पड़ेगा। तो मैं जस्ट इसमें अब रीडिंग करते जाऊँगी, क्योंकि समझाते वक्त ना 1-2-1.5 घंटा चला जाता है, जो कि कोई भी उस वीडियो को इतना नहीं देखेगा। और ख़ास करके आपको भी मैं बोल रही हूँ, आप भले वीडियो को खोल लिए होंगे पर इतना नहीं देखेंगे आप भी। तो मैं रीडिंग करते चले जाऊंगी। आपको अगर मोबाइल साइड में रख के सुनना है तो भी बेटर है, और पकड़ के भी अगर ऐसे सामने देख के भी देखेंगे तो ठीक लगेगा। ज़्यादा टाइमिंग वाला भी नहीं बनाना, क्योंकि एक तो NCERT को कवर करना तो बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से कोई देखे कि इतना लॉन्ग वीडियो तो और भी कोई नहीं देखेगा। तो मैं चाहती हूँ मैं शॉर्ट में ही करूँ और रीडिंग ही करते रहूँ, ताकि आप लोग को, और रीडिंग में ना ऐसा कुछ रखा नहीं कि समझ आएगा नहीं, सबको समझ आता है, ठीक है। और बात रहा हिंदी का, तो हिंदी में ही प्योर लिखा हुआ तो सभी को वो भाषाएं समझ आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं NCERT क्लास 6 से 12 तक हर सब्जेक्ट का पढ़ाने वाली हूँ, प्लस नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 7 का, वो दिया गया है नए राज्य और उनके राज्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ये सब है, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने अपने आप में महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, ठीक है। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी में मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग
ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्म ना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। उसके बाद है कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुष में अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल या इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदब, मयूर शर्मन और मयूर शर्मन सही पढ़ी में और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान के अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन देखते हैं। इन नए राज्यों में ये कईयों के महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपलब्धियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। उसके बाद है इस सभी राज्यों के उत्पादकों तथा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे और अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगन मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर, यहाँ देखते हैं तमिलनाडु के शासन करने वाला चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेटी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति या उत्तराधिकार हासिल करने वालों लगने के लिए कर इत्यादि का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था की वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिन्हें लूट की शक्ल में धन मिले तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन आहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सशब्द नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। आगे बढ़ते, यहाँ पे लिखा है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। चलिए देखते हैं। वो जो कर था वो सबसे ज़्यादा जो दिए जाने वाला कर क्या था? भट्ट कुछ था ना, आगे जो पढ़े थे। कई शासकों
ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियां का बखान किया है। अपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, संधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र के एक हिस्सा और कालीबंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने बंगाल की हिस्सा, अनंत गुजरात का हिस्सा, मावला मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुरुस्क तुर्क, बत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूति अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों का अभिलेख होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। उसके बाद आगे है भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, चलिए देख लेते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तामिल भाग का एक अंश है। हमें मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और पलोहोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारगाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अंगार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरे झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए एक वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने गए कपड़ों का लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ के कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है जरूरी हो तो। ये सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में बहुत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिनमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। ठीक है, इसके बाद आगे है कल्हण के अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास में समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखनों का भी भिन्न, वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध देखते हैं क्या बताता है। अपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। बोल गिली, बोल। ये वीडियो बना रहे, तू जा उस रूम में सो रहा। सुन उस रूम में फैन चल रहा है गिली, थोड़ा हवा में बैठ जा। हम वीडियो बना के आते हैं तो फिर तुझे दही और चीनी खाने के लिए देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे अभी दही और चीनी खाना। हाँ, और 5 मिनट रुक जा, बैठे जा, हम लेके आ रहे हैं, ठीक है? वीडियो बना रहे हैं, साउंड जा रहा है इसमें सब, ठीक है? जा रहे हैं, रुक जा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी के कनौज नगर। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण लेकर आपस में लड़ रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हमें इतना में शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास भी किया। इसलिए जब वे एक दूसरे से राज्यों का आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे।
जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने इतना से इतना तक शासन किया, अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। मोहम्मद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा करने का नाम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी जो था वो कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। और उसका काम क्या था? जो गुजरात का जो क्या सोमनाथ मंदिर, यहाँ पे अंडरलाइन क्यों में, ठीक है, मैं और एक बार कर देती हूँ, वहाँ पे अटैक करना उसका मेन मकसद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों में टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज, और जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगानिस्तान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरी साल उनके हाथों हारा गया। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, ये देखिए सब, ठीक है। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ओरैयार के चलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियों को हरा कर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर से निशुद्धनी देवी का मंदिर बनवाया। यहाँ पे है, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पाड़ियन में और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक बना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के शासन का भी पुनर्गठन किया। राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। पुरोहितों, मलाकार, वारची, मेहतर, ये क्या है, इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के
स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती है, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई है। कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए गए विकासों के माध्यम से संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले एक छोटी सी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उछालती है, जिससे किनारों का उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करवाता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं सदी में आकर इन इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू की हो पाई। इन इलाकों में जंगलों का साफ किया जाना था और दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे, जो पानी को खेतों में तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था, और कई क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उपजाई जाती थी। ये सब देखिए। आगे देखते हैं। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और अन्य जगहों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम ये योजनाओं की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। उसके बाद पढ़ते हैं साम्राज्य के प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, संचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों में के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के नाम से कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसने कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मूवेन दलवेन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान आईयार जैसी उपलब्धियां दी और उन्हें केंद्र का महत्वपूर्ण राजकीय पर सौंपे। भूमि के प्रकार देखते हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलन वगाई, गौर ब्राह्मण किसान की भूमि, ब्रह्मोदय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, साला भोग किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि, देवदान तिरुनंमंटुकनी मंदिर के उपहार में दी गई और पल्ली चकमदम जैसा स्थानों को दान में दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मोदय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। एक मिनट थोड़ा सा। उसके बाद है प्रत्येक ब्रह्मोदय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्व काम करती थी। इनके नियम शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरे बार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ की अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलफूट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग
योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदारी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्यता रहा है तो वो किसी और समिति का सदस्यता नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खातों में जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा होता था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुरनम के एक उदाहरण है, जैसे कि अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियाँ से आटा पड़ा पुलाया जैसे ब्राह्मण। और ये सब छोड़िए, क्या बता रहा है पता ही नहीं चलता, ये इतने देर भर रखे हैं। यहाँ पे देखते हैं ताग वंश के युग का चिन्ह। अच्छा, ये कितना अच्छा खत्म हो गया। चलिए देख लेते हैं। चीन में ताग वंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक 300 हो गया सरता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम में नियुक्त की गई अनौकर शाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव में साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों से भिन्न थी, ये देखने को बोला, ये काम थे। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दिल्ली के सुल्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्ते और आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में, जो कि आप लोग का बहुत इंतज़ार था कि चैप्टर 3 7 क्लास NCERT का दिल्ली के सुल्तान लेके आइए। तो मैं आज लेके आ गई हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं क्लास 6 से 12 NCERT तक मैं पढ़ाती हूँ, प्लस नोट्स भी देती हूँ। तो मैं आप लोग का बहुत सारा हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। और जो मिडिवल हिस्ट्री है उसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड करते रहती हूँ। जैसे कि कल परसों 2 दिन पहले मैंने वीडियो छोड़ा था, एक तो अकबर को लेके है और एक दिल्ली सुल्तान को लेके है, सॉरी अकबर को लेके है, और एक तुर्क आक्रमण को लेके है, जो कि तुर्क आक्रमण में 2 व्यक्ति थे, जैसे कि एक था मोहम्मद गजनवी और एक थे मोहम्मद गौरी। तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग जाके प्लीज़। ओह माय गॉड, इतना बिजली मारा, मैं इतना डर गई ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे सामने लाइटिंग आया, मैं डर गई सीरियसली। ओह माय गॉड, मैं डर गई बहुत। तो चलिए पढ़ते हैं दिल्ली के सुल्तान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र के बड़े राज्य के केंद्र बन गए थे, हमने देखा है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है, क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है
जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। ये सच बात है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं जिसका हमने देखा कि किसी राज्य का राजधानी दिल्ली हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। उसके बाद तालिका 1 पर अगर नज़र डालते हैं तो पहले हम देखेंगे तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। दिल्ली क्या बात कर रहा है, दिल्ली किस साम्राज्य का राजधानी बनी। चलिए आगे पढ़ते फिर समझ आएगा। 12वीं सदी के मध्य में तामरों और अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, कितने शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। ठीक है, इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे। ठीक है, जो एक धर्म है ना जैन, वो व्यापारी रहा करते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ दिल्ली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। ठीक है, 13वीं सदी के आरंभ में ये क्या था, हम लोग क्या पढ़े, 12वीं सदी का। ठीक है, ये हमने यहाँ से जो यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, ये 12वीं सदी तक था। अब पढ़ेंगे 13वीं सदी का। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई। ठीक है, जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। ठीक है, तालिका 1 पर अगर नज़र डालते हैं तो उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिसने मिलकर दिल्ली की सल्तनत बना। 5, ये वाला देखिए, 1 2 3 4 ही दिख रहा है ना, इधर से 2 इधर से 2 4 5। ओहो, अभी समझ आया, इधर 5 बोल रहा है। तालिका यही दिया है तो हाँ, दिल्ली तो यहीं पे है। तो तुगलक बाग एक हो गया, ये हो गया, सारी हो गया, फौज 5। ठीक है, फौज खास हो गया, सीरी हो गया, जहाँ पन्नाहा हो गया, दिल्ली ए कोहना हो गया और तुगलक बाग हो गया 5। ठीक है, 5 वंशों की पहचान कीजिए जिसमें मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। ठीक है, हमने कर लिया। जिस इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली एक कोहना, सारी और जहांपान को पहचानिए। हमने यहाँ पे पहचाना ना, ठीक है, दिल्ली एक कोहना, जहां और सीरी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तालिकावान दिल्ली के शासक कौन कौन थे। यहाँ पे हम देखेंगे राजपूत वंश। ठीक है, और यहाँ पे प्रारंभिक तुर्की आक्रमण, में तुर्की का वीडियो बना दी हूँ और उसमें आप लोग ये सब जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये उसमें बोला गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, शामसुद्दीन इल्तुतमिश है, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, यहाँ पे राजपूत का पढ़ते हैं तोमर, अंकपाल चौहान और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज का जो था ये आरंभिक ये सब था, ये सब। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। खिलजी वंश, इसके ऊपर वीडियो लाऊंगी मैं, तुगलक वंश के ऊपर भी लाऊंगी। तो जलाउद्दीन खिलजी से जो थे इतना से इतना तक थे, अलाउद्दीन खिलजी इतना से इतना, और बाकी सारे इतना से इतना थे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। और है सैयद वंश, जिसमें आता है खीज खान, ये व्यक्ति है और ये एक वंश है। ठीक है, लोधी वंश, जिसमें आते हैं बहलोल लोधी, इनका कार्यकाल इतना था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, ये क्या है, दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य जैसे कि आ जाता है भवन निर्माण और कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिली है, मगर क्या बोल रहा है आगे, ये महत्वपूर्ण इतिहास तारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ठीक है,
उसके बाद आगे की ओर पढ़ते हैं। तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और क्या करते थे, शासक का जो प्रशासन संबंधित सलाह देते थे वो भी लिखा करते थे और साथ ही न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल दिया करते थे। ठीक है, न्याय चक्र देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 13वीं सदी का बात कर रहा है। इतिहास पक ए मुदबिर ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, इतिहासकार पक इतिहासकार थे वो, और पक ए मुखबिर ने लिखा था। क्या लिखा था, न्याय चक्र के बारे में लिखा था। उसके बारे में पढ़ते हैं। राजा का नाम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सच बात है। ठीक है, सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकते, ये भी सच बात है। वेतन आता है तो क्या होता है, किसान एकत्रित किए गए राजस्व से। उसके बाद क्या किया गया, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ठीक है, ऐसा तभी हो सकता है कब, जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन का बढ़ावा दे। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर पढ़ते हैं। ये कुछ बातें ध्यान में रखिए। चलिए, ध्यान में रखने के लिए बोला है। कितना तो बात बताया है, 1, 2 और 3। एक में क्या लिखे हैं, तारीख के लेखक जो थे नगरों में रहते थे। तारीख के लेखक, ठीक है, गांव में शायद भी कभी रहते हो। 2 में क्या बोला है, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ओहो, ये सब क्यों लिखा करते थे, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये तो शायद ही कभी क्या गांव में रहते होंगे। और दूसरे में लिखा ये क्या इनाम के लिए लिखा करते थे। और तीसरे में क्या लिखा है, लेखक अक्सर शासकों को जन्मदिन अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, इसलिए भी लिखा करते थे। और विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। जो जो ये लिखा करते थे, ठीक है, ये सारे लोग इनसे सहमत नहीं हुआ करते थे। उसके बाद क्या बोल रहा है, सन अगर 1236 में सुल्तान, मैं आप लोग को एक बार रिवाइज कर देती हूँ। हम लोग क्या पढ़े स्टार्टिंग में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बस हम लोग क्या पढ़े कि दिल्ली ऐसा कोई स्टेट नहीं कि राजधानी ना बना, ये बताया। सेकंड में वंश के बारे में बताया। थर्ड में बताया किस भाषा में लिखा जाता था, फारसी भाषा में लिखा जाता था, और उसको किन लोगों ने क्या लिखा करते थे ये बताया। अब वो क्यों लिखा करते थे ये भी बताया। अब आ जाते हैं हम लोग सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया। अगर सुल्तान इल्तुतमिश की अगर बात करें तो उनकी बेटी जो थी रजिया, जो कि सिंहासन पर बैठी। ठीक है, उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कौन, रजिया। ठीक है, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप से मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे, लेकिन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अच्छा, क्यों हटाया गया, और एक बार मैं रीड करती हूँ, एक मिनट इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे बताया गया सुल्तान का ये रजिया सिंहासन पर बैठी, उसे युग इतिहासकार ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। ये वो उनको जो गद्दी पे बैठाया उसने स्वीकार ये माना था कि वो भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, इसलिए। लेकिन उनको क्या लगा, एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। लेकिन फिर भी वह रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं था। कोई भी उससे प्रसन्न नहीं थे उसके काम को लेके, इसलिए उसको 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया। वो कब बैठी थी गद्दी पे, 1236 में, और हटाया कब गया था, 1240 में, यानी कि 4 साल या 3 साल में उनको गद्दी से हटा दिया गया रजिया को। ठीक है,
उसके बाद पढ़ते हैं रजिया के बारे में कुछ मिन्हाज ए सिराज के विचार। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है क्या, मिन्हाज ए सिराज का सोच था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या बोला कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था में बनाई है उस स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था से विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछा कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा, क्योंकि मर्दों की सूचना नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ठीक है, और एक है रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने करवाया सिक्कों पे। ठीक है, सॉरी फ्लाइट क्रॉस करना है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। ठीक है, रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, लेकिन एक और महिला शासक थी जो कि कश्मीर की रीना पद्दा, उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन किया होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। यहाँ हम लोग देख लेते हैं इसको। पहले लखनौती, यहाँ पे आ गया यूपी जो कि बनारस, देन अवध, बदायूं, कोल, ये सब ऐसे नहीं करते। ठीक है, इसको ले लेती हूँ मैं। बनारस आ गया, लखनौती, अवध, बदाया, बरान, बरवाला, सुनाम, कोहराम, लाहौर आ गया कहाँ, पंजाब में, नंदान, काजकोट, मुल्तान, उसके बाद आ गया उच्च, कसली, उसके बाद अजमेर जो कि आ गया कहाँ हमारा, शाम, भावनात्मक, देवल, रणथंभौर। ठीक है, अब चलते 13वीं सदी के आरंभिक में वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गौरीसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ये कभी फैला हो। क्या बोल रहा है, 13वीं सदी में आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासक गैरिसनों के निवास वाले बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला होगा। शहरों से संबंध, लेकिन उसने दूर भीतर प्रदेश पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गौरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक खराब मौसम से भी उसने संपर्क के नाजुक जो था सुन छीन भीन हो जाते थे। शासक को अफगानिस्तान से आने वाला हमलावरों और उन सवेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। ठीक है, उसके बाद जो जरा सी भी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा क्या करते थे, खड़ा कर दिया करते थे। इन चुनौतियों से चलते सल्तनत की बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। और एक देखते हैं, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उसका लक्ष्य था गौरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में
स्थित भीतर क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारवाहनों को अनेक प्रयास से खड़ेड़ दिया गया और यह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। आगे पढ़ेंगे। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बसाए गए। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू और अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। ठीक है, इसके बाद है इन अभियानों से सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में क्या की ले ली। उसके बाद आगे है दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत कमज़ोर थी। क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो सेनाओं की जो शुरुआती थी वो क्या की थी? बहुत कमज़ोर थी। मगर 150 बाद अगर बात करते हैं मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा कर लिया। फिर है इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक कितना प्रभावी था? आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें ठीक है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नज़र देते हैं। क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्या लिखा है? खलजी और तुगलक वंश। तुगलक वंश हमने पढ़ा, खलजी वंश भी पढ़ा। ऊपर में कितना कार्यकाल था और कौन कौन व्यक्ति वहाँ पे थे। प्रशासन और समेकन देखेंगे उसका मतलब फीचर एक तरीके से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। लेकिन इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर क्या करते थे? काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। क्योंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है, बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तान को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। सच बात तो है। ठीक है, बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। आगे बढ़ते हैं। खिलजी और तुगलक अगर बात करें तो शासक बंदगाह का इस्तेमाल कर रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बिठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति पर सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षक के प्रति तो वफादार रहते हैं, मगर उनमें
उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों ने अपने नौकर होते थे, सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। इसका प्रभाव क्या होता था, किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही क्या होता था, नए और पुराने सरदारों के बीच टकरावट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का मिलता था। मतलब किसी को अगर उस संरक्षण देते हैं तो नीच लोगों को क्या मिलता था, धक्का मिलता था। और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पहले वाले सुल्तानों की वह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इनके इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदलते वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे और राजस्व के रूप में अपनी मिली रकम से ही वे अपनी सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। ठीक है, यह है मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तारीख यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए भी मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान क्या चाहते थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मतलब क्या करते थे, मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। मतलब यहाँ पे भी लेखा जोखा का काम भारी स्ट्रिक्टली था। ठीक है, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया गया। उसके बाद क्या कर दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण वसूली के कार्य राज्य और अपने नियंत्रण में ले आया। ठीक है, राज्य स्थानीय सामंतों से कर लगाने की अधिकार छीन लिया गया और उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और उस समय 3 तरह के कर थे, जैसे कि कृषि पर था एक, और घरों पर था और मवेशियों पर था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर थी। दिल्ली से बंगाल जैसे कठिन था, प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद क्या हो गया, स्वयं को स्वतंत्र हो गया। यह गंगा के मैदानी इलाके जंगलों के ऐसे क्षेत्र में थे जिसमें सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। और बात करेंगे सरदारों को इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया करते थे, पर उसका अधिकार कुछ समय तक
रह पाता था, ज़्यादा देर नहीं रह पाता था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। चंगेज खां मुगलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में क्या किया, हमला कर लिया। इसके बाद क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत को उनका ढावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी तुगलक के शासनकाल के आरंभ में क्या किए, मंगोलों के ढावे बढ़ गए और इसका मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थायी सेना क्या की, खड़ी करनी पड़ी। विशाल सेना के संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती बढ़ गया। दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया, ये आगे देखने को मिलेगा। ये सब है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने कैसे लड़ा और अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे लड़ा, इसके बारे में यहाँ सारा बताया गया। ठीक है, इसके बाद है इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हमें कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या भूल जाते हैं, इतिहास में पहली बार दिल्ली सुल्तान ने मुग़ल इलाकों को फतह करने की क्या योजना बनाई गई। जहां अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, परीक्षा करते थे, वहां मोहम्मद तुगलक के कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण का योजना पर हिस्सा था। ठीक है, 15वीं सदी से 16वीं शताब्दी के सल्तनत का अगर बात करेंगे तो तुगलक वंश के बाद क्या हो गया, 1556 में दिल्ली तथा आगरा पर क्या हो गया, सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। जौनपुर बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान तथा दक्षिण भारत के स्वतंत्र शासक क्या हो गया, खड़े हुए थे। उसका राजधानी समृद्ध थी, उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसके काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्तिशाली थे, क्या था स्थापित, कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और क्या था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। और बात करेंगे 1540 से 45 के बीच के, तो बिहार में चाचा के एक छोटे से इलाके प्रबंध के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने क्या की, मुगल सम्राट हुमायूं जो कि 1530 में, 1540, 1555 और 1556 में चुनौती दी और परास्त किया। शोर शाह ने दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार करके क्या किया, राजवंश स्थापित किया। हालांकि केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी को कई तरीके से अपनाकर उन्हें क्या किया, चुस्त बना दिया। लेकिन सम्राट अकबर जो थे 1556 से 1605 तक क्या किया, मुगल साम्राज्य को संकेतित किए और इसका प्रतिमान स्वरूप क्या हो गया, सरोशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध, इसको नहीं देखते हैं। अच्छा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल नए चैप्टर में एंट्री करेंगे, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए चैप्टर, क्या कुछ साम्राज्य करके है, यस मुगल साम्राज्य, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आपका ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।